हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, हम टेंसेस की सीरीज़ वॉइसेस की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इंग्लिश में वॉइस के वीडियोस जो आपको लगातार अपलोड कर रहे हैं और उसमें अलग अलग रूल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, आज हम फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। आइए शुरू करते हैं। आज कुछ नए और रूल्स के सीखने के बाद देखते हैं कि क्या और नए रूल्स आपको सीखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू। तो देखिए, सबसे आज अगले रूल की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन तक के रूल को पढ़ लिए थे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप नीचे रूल देखते होंगे, अगर कोई भी सेंटेंस जहाँ पर आपको प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज के बाद मिलता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है सबसे पहले ऐड किया जाता है और उसके बाद हमेशा नाउन क्लॉज होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जो कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कंटेन करता है। जो सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस का, वो कंटेन करता है प्रिंसिपल क्लॉज। तो क्लॉज बेसिकली 3-4 शब्दों से एक बनता है। क्लॉज उसे क्लॉज कहते हैं। और नाउन क्लॉज जो होता है जो नाउन पार्ट कंटेन करता है। ऐसी वर्ब क्लॉज होता है जो वर्ब का पार्ट कंटेन करता है। तो इस तरह से ये होता है कि रूल होता है सेंटेंस का कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज आता है, उसके बाद नाउन क्लॉज आता है, फिर वर्ब क्लॉज आता है। तो इस तरह से एक सेंटेंस बनाने का, सेंटेंसिंग का एक बेसिक रूल होता है। तो अगर कभी यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज किसी सेंटेंस में नाउन क्लॉज के बाद प्रिंसिपल क्लॉज का यूज़ हो रहा है, यानी नाउन क्लॉज पहले यूज़ हो रहा है और प्रिंसिपल क्लॉज बाद में यूज़ हो रहा है, तब ऐसे सेंटेंस का पैसिव फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है? हमेशा उस सेंटेंस को इट से शुरुआत करना है, इट से। और उसके बाद फिर आप हेल्पिंग वर्ब जोड़िए और उसके बाद फर्दर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़िए और उसके बाद नॉर्मल उसी फिर नाउन क्लॉज जो बाद में प्रिंसिपल क्लॉज जो कि बाद में आ रहा था। जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस जिस तरह से कुछ कह रखा है कि जैसे ये सेंटेंस है, पीपल कंसिडर दैट ही इज़ ऑनेस्ट। इस सेंटेंस को अगर देखें, इसको दो पार्ट में अगर आप ब्रेक करें, पहला पार्ट हो गया पीपल कंसिडर। तो ये जो पार्ट है ये था आपका नाउन क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर पीपल का यूज़ हो रहा है नाउन का, तो इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया। उसके बाद ये वाला पार्ट ही इज़ ऑनेस्ट, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। क्योंकि आप नॉर्मली अगर आप सोचें तो ये सेंटेंस जो है वो ही से शुरू होना था, ही इज़ ऑनेस्ट दैट पीपल कंसिडर हिम। आप नॉर्मली ऐसे बोलेंगे इसे आप, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन दैट पीपल कंसिडर हिम। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा सेंटेंस जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो स्टार्टिंग पार्ट है वो बाद में चला गया। तो जो प्रिंसिपल क्लोज होता है अक्सर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम शुरुआत में दिखता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रिंसिपल क्लॉज से होती है। तो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज बाद में है, तो पीपल कंसिडर दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पर नाउन क्लॉज पहले आया तो प्रिंसिपल क्लॉज बाद में। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, हमेशा शुरुआत करनी चाहिए आपको इट से और फिर उसके बाद हेल्पिंग इट इज़ कंसिडर्ड। क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। क्योंकि मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखी है, इसका यूज़ हो रहा है, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भली बात। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर शुरुआत किया इट प्लस इस कंसिडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट ही इज़ ऑनेस्ट। बाकी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद जैसे नॉर्मल सेंटेंस था, यानी जो बाद में नाउन क्लॉज का यूज़ हो रहा था, जहाँ प्रिंसिपल क्लॉज का यूज़ हो रहा था, उसकी पोजीशन वही रहेगी। बस जो नाउन क्लॉज था यानी जो शुरुआत में आ रहा है उसकी जगह आप इट इज़ लगा देंगे। अब यहाँ पर पीपल को नहीं लेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पर? क्योंकि ये नाउन क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज से पहले वाला आ रहा है। केवल इसी कंडीशन में ऐसा होता है। अब जैसे इन सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही होता है कि सेंटेंस थोड़े आपको ऐसे लगते हैं कि जैसे स्टार्टिंग वाला पार्ट को जो है लास्ट में लिख दिया गया है और लास्ट वाले पार्ट को, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना पीपल कंसिडर दैट ही इज़ ऑनेस्ट, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ही इज़ ऑनेस्ट वाला जो पार्ट है स्टार्टिंग में आना चाहिए था। तो यही आपको एक फील आती है अंदर से कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस की, इसलिए आपको सेंटेंस लग रहा होगा कि उल्टा बना दिया। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा शुरुआत इट से ही होगी, ये चीज़ याद रखना है। इट से आपको शुरुआत करनी है, मस्ट है। अब ऐसी यहाँ पर सेंटेंस है वी होप दैट ही विल पास। तो वी होप दैट ही विल पास, इसका क्या हो जाएगा इसी तरह, इट इज़ होप्ड दैट ही विल पास। क्योंकि ये जो है सेंटेंस फ्यूचर में है तो इसलिए यहाँ पर विल का यूज़ होगा। सिंपल है, इट और प्लस इसका यूज़ आपको हर जगह करना ही करना है। ऐसे सेंटेंस में इट प्लस इससे शुरुआत होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है रूल। अगले रूल पे चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो आप सोचेंगे कि जो प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज नॉन क्लॉज वाला वर्ब है वो आपको कैसे समझेंगे। देखिए, उसके लिए आपको कैसे समझना होगा कि जब भी ऐसे वर्ड्स, अगर आप कुछ यहाँ पर वर्ड्स को देख सकते हैं ऊपर जो मैंने आपके लिए यहाँ पर नोट किए हैं कि ये वर्ड कंसिडर, बिलीव, अंडरस्टैंड, सस्पेक्ट, रिपोर्ट, से, क्लेम, नो, एक्सपेक्ट,
LH, फाइंड, लर्न, रिक्वायर, ये जितने भी होते हैं ना जहाँ पर ये वर्ड आ रहे हो ना, अक्सर उन्हीं केसेस पे ये रूल अप्लाई होता है। जहाँ पर कंसिडर, बिलीव, होप, सस्पेक्ट ऐसे वर्ड आकर नज़र आते हैं ना, इन वर्ड्स को ना आप एक बार फिर जो मैंने अंडरलाइन किया है इनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड अगर आपको किस सेंटेंस में दिखते हैं यानी वो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज वाला है, ये वाले रूल का, इसी तरह का। तो ये एक तरीका है इसको पहचानने का। ये मैं आपको एक तरह से जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ कि आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो केवल इन वर्ड्स को आप ध्यान में रख सकते हैं, और इन वर्ड्स में से अगर कोई वर्ड दिखता है आपको एग्ज़ाम में तो आप इस वाले रूल को फॉलो करेंगे वहाँ पर। तो ये था एक अलग एक्सप्रेशन रूल। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में मेन चीज़ आपको पता है कि क्या होती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है ही गेव मी अ बुक, तो अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। ही तो आपका नॉर्मल सब्जेक्ट है, आप जानते हैं। गेव ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट में हो रही बात। मी अ बुक, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये दो वर्ड्स हैं, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब आप किसी को भी अपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए किसी को भी एक वर्ब को पकड़ के अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। चाहे आप मी को पकड़ लीजिए तो इसको आई बन जाएगा मी का, तो इसका पहला वाला सेंटेंस मी को अगर आपने सब्जेक्ट बनाया तो उसका पैसिव बनेगा आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। अगर आप बुक को सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव वॉइस में तो इस तरह से बन जाएगा अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय। वॉज क्यों आया है दोनों बार? क्योंकि पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, इसलिए। इसी तरह एक और सेंटेंस अगर आप यहाँ देखें, दे मेड हिम किंग। अब यहाँ पर जो है दे मेड हिम किंग, अब चूँकि जो हिस्टोरिकल वर्ड्स होते हैं उसमें हमेशा सिंपल पास्ट ही आता है, इसलिए यहाँ पर मेड का यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पर हिम और किंग ये दो वर्ड्स जो हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, है ना? तो आप किसी को भी यहाँ पर बना सकते हैं, ही वॉज मेड किंग या किंग वॉज मेड बाय दैम। दूसरा यहाँ पर भी बन जाएगा किंग वॉज मेड बाय दैम। तो ये इस तरह से बन जाएगा, आपको किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा आयो। तो यहाँ पर एक और रूल पे चलते हैं, अगले रूल पे। देखिए अगला रूल क्या रहा है कि अगर कुछ नॉर्मली आप देखते हैं सेंटेंस को फॉर्मेशन करने का क्या तरीका होता है। आपको पता है कि जब भी मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाता हूँ तो पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले यूज़ करता हूँ मैं, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्लस मैं बाय का यूज़ बहुत बार करता हूँ। मैंने आपको ये पहली वीडियो में बताया होगा, जिसके बारे में आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जाके चैनल पे, कि बाय मैं हर बार यूज़ करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर आप बाय का यूज़ नहीं करते, उसकी जगह आप किसी दूसरे प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे एट, टू, फॉर, इन। ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कहीं के केसेस में लगते हैं। अब वो आपके लिए, इसके लिए आपको वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एक्वेस्टेड फॉर, एक्वेंटेड टू, अकस्टम्ड फॉर। ये कुछ ऐसे वर्ड हो गए। जैसे मैंने एक वर्ड कहा सरप्राइज एट, सरप्राइज्ड बाय नहीं होता उसमें, क्योंकि सरप्राइज के बाद एट ही आता है। डिलीवर्ड टू एंड अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड के बाद भी टू। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद में एक फिक्स वर्ड आता ही आता है, वो पैसिव वॉइस में भी जाके चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि आपको अब इस वर्ब को आगे जाके जो है जब आप पैसिव में बदलोगे तो तब आप इसमें बाय लगा दोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार बाय लगाना है, ये कोई रटने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है। वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन वाले अगर आप वर्ड्स आपको आते होंगे तो आप यहाँ पर इस रूल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे सेंटेंस है आई नो हिम, तो क्या हो जाएगा ही इज़ नोन टू मी। अब ही इज़ नोन बाय मी तो नहीं होगा ना, वो तो फिर गलत हो जाएगा। ही इज़ नोन बाय मी तो गलत हो जाता है ना सेंटेंस, तो इसलिए ही इज़ नोन टू मी। अब नोन के बाद टू ही आता है। ऐसी अगला सेंटेंस देखें था अगर, हर सडन अराइवल सरप्राइज्ड एवरीवन, एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड एट हर सडन अराइवल। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। अब एवरीवन था तो यहाँ पर जो जाएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा एवरीबडी, एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड एट हर सडन अराइवल। तो इस तरह से यहाँ पर सरप्राइज के बाद एट आया, मैंने बताया था ना। ऐसी कस्टम के बाद टू आता है, डिलीवर्ड के बाद टू आता है। तो इस तरह से आपको ये रूल, आई होप आपको ये रूल को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर अगले रूल के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, तो एक रूल ये भी है, जब भी आप इन्फानाइट का यूज़ करते हैं। अब देखिए इन्फानाइट क्या होते हैं, बेसिक अभी बता रहा हूँ। हमेशा ये
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कोई सी भी वर्ब में दिख जाते हैं, मतलब किसी भी फॉर्म के, लेकिन हमेशा शुरू में टू लगा होता है या फिर वर्ब के बाद टू लगा होता है, तो वो इन्फिनेट्स कहलाते हैं, इन्फिनेटिव। इसको हम और भी पढ़ेंगे। या फिर नॉर्मली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या जाती है, वर्ब की, किसी भी वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म भी एक तरह का इन्फिनेटिव का रूल करती है। अगर मैंने टू वर्ब के बाद लगा रहा हूँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, लेकिन टू अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो वर्ब की कोई सी फॉर्म लग सकती है। ये चीज़ इन्फिनेटिव के रूल में होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिया, शी इज़ टू राइट अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाय हर। इस सेंटेंस को आप समझ गए ना कैसे था। अब यहाँ पर आकर देखें आप, शी इज़ टू राइट अ लेटर, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ टू राइट, अब टू राइट आ गया ना, वर्ब से, मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ हो गया, यानी ये इन्फिनेटिव वाला केस है। अ लेटर, अब चूँकि जो वर्ब के बाद आया है ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी अ लेटर। अब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा अ लेटर। अब इसके बाद आपको करना है, अ लेटर इज़ टू बी रिटन बाय हर। हर बार आपको यहाँ पर जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। और अब आप मेन वर्ब नहीं लगाएंगे, पहले यहाँ पर टू प्लस बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। हमेशा यही चीज़ आपको करनी है, पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर टू प्लस बी, फिर मेन वर्ब। तो टू और बी का यूज़ दोनों का होगा, उसके बाद आप मेन वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद टू बी का यूज़ और फिर मेन वर्ब। इसी तरह से आपको करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया, शी इज़ टू राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज़, क्योंकि प्रेजेंट में है तो इज़ आएगा, इज़ टू बी रिटन बाय हर। इस तरह से आप करना है। ये रूल होता है इन्फिनेटिव्स का। इस रूल को आप बिल्कुल कॉपी कर लीजिए कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अगला सेंटेंस अगर आप देखें, दे आर टू कंप्लीट द वर्क, इसका क्या हो जाएगा, द वर्क वॉज टू बी कंप्लीटेड बाय दैम। अब यहाँ पर वर्क था, आप कहोगे सर ये वॉज आ गया, ये ऐसा इसलिए हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो दे था। अब दे जो है प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम वर्क को सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो ये एक सिंगुलर नाउन के रूप में, द वर्क, काम केवल एक ही है, इसलिए द वर्क वॉज टू बी कंप्लीट बाय द। तो समझ में आया आपको ये केस की, ये क्योंकि वॉज से वर्क क्यों, कर से वॉज क्यों है, क्योंकि आपको छोटे छोटे डाउट्स आपके मन में ज़रूर बैठते हैं, इसलिए मैं आपको ये डाउट को क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें इस एक लास्ट सेंटेंस पे, ये वाले सेंटेंस पे, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द रोल, आई एम नॉट टू ब्लेम फॉर द लॉस। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि आई एम नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर द लॉस। आप देख रहे होंगे जो वर्ब के बाद आया, अब आप कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट हुआ, नहीं। ये वाले केसेस पे क्या होता है कि यहाँ पर आप देखें, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो रिलेटेड है सब्जेक्ट से डायरेक्टली। यहाँ पर लॉस की बात करें, लेकिन लॉस किसका, सब्जेक्ट का ही तो हो रहा है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी केस दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट यहाँ अलग इंडिपेंडेंट नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट पे। इसलिए आप यही जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में आई, इसी को आप जो है इसका ऑब्जेक्ट भी मान लीजिए, सब्जेक्ट भी, उसी को आप पैसिव वॉइस में भी आई से ही शुरू करेंगे। आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉस। इस तरह से आपको करना होगा, क्योंकि टू प्लस बी का मैंने यूज़ कर दिया, उसका वर्क की थर्ड फॉर्म आई है, और फिर फॉर द लॉस, बाकी जो है सब चीज़ सेम रहेगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का जो टॉपिक आपने डिस्कस किया है आपको उसको क्लियरली, डाउटफुल अगर आप हैं इस बारे में भी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी आपके स्टडी रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप उसको बारे में हमसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा दीजिएगा। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।